हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और आज आपको एक नई जगह घुमाने के लिए मैं आ पहुंचा हूं, राजस्थान के पुराने शहरों में से ही एक, जिसका नाम है अलवर। जी हां, नाम तो है अलवर, लेकिन जब आप यहां घूमने आएंगे तो डेफिनेटली आप बन जाएंगे इसके लवर, क्योंकि यहां पर है इतने खूबसूरत स्थान जिनको देखकर आपका मन हो जाएगा फुल टू प्रसन्न। और वैसे तो मैंने यहाँ की जो खास शान है बाला किला आपको एक व्लॉग में ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन उस वक्त समय की कमी के कारण मैं आपको एक और यहाँ का जो खास स्थान है वह नहीं दिखा पाया था। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं अलवर का सिटी पैलेस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ उस दरवाजे से जिससे हम एंटर होंगे इस सिटी पैलेस के कंपाउंड में। ये जो द्वार आप देख रहे हैं यह अलवर के सिटी पैलेस यानी विनय विलास पैलेस की 2 एंट्री गेट्स में से एक है। यह सिटी पैलेस के पीछे की तरफ है, जहां सिटी पैलेस के बैकयार्ड में है कचहरी और कई सरकारी दफ्तर, और वहां सामने दिख रही है सिटी पैलेस की बिल्डिंग। देख सकते हैं आप यहां सिटी पैलेस कंपाउंड में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। सिटी पैलेस की मेन बिल्डिंग में जाने के लिए हमें जाना होगा उस तरफ। सामने जिला कलेक्टर का ऑफिस भी दिखाई दे रहा है। पार्किंग एरिया में सबसे पहले दिखाई दिया है यहां सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। अब देखिए आप विनय विलास पैलेस के पिछले हिस्से को, जिसमें सरकारी दफ्तर तो है ही, साथ ही है स्टेट म्यूजियम ऑफ अलवर। और ये सीढ़ियां हमें लेकर जाएगी विनय विलास पैलेस के अंदर, जिसका निर्माण 1793 में करवाया था अलवर के महाराव बख्तावर सिंह ने। सीढ़ियां चढ़कर मैं पहुंच गया हूं यहां पर, और वो रास्ता जाता है मूसी महारानी की छतरी की तरफ, और ये रास्ता मुझे लेकर जाएगा अलवर के सिटी पैलेस यानी विनय विलास पैलेस में, जहां बहुत सारे सरकारी दफ्तरों के बीच में स्थित है अलवर का स्टेट म्यूजियम। तीर का निशान बता रहा है कि अब हमें जाना होगा इस तरफ और चढ़नी होगी ये थोड़ी सी सीढ़ियां। और ये सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही मैं आ पहुंचा हूं यहां, तो सबसे पहले दिखाई दिया है विनय विलास पैलेस का ये विशाल कोर्टयार्ड यानी कि ये चौक, जिसके बीच में है फंवारा, और ये फंवारा है फिलहाल बंद। अब देखिए इस चौक से कैसा दिखता है सिटी पैलेस के महलों का ये शानदार नजारा। यहाँ है 2 सुंदर छतरियां, और उनके बीच में है 3 झरोखों वाली ये विशेष छतरी। इसका क्या महत्व था वो भी अभी आपको बताता हूँ। वो जो सामने द्वार दिखाई दे रहा है वह है इस सिटी पैलेस में एंटर होने का मेन गेट, और उसी मुख्य द्वार से यहाँ चौक में आते थे यहाँ के शासक, उनके मंत्री, दरबारी और आम जनता। और इस चौक में जहाँ ये बिल्ली रानी मजे से घूम रही है, यहाँ लगता था अलवर के महारावों का दरबार, और महाराव विराजते थे मुख्य द्वार के ठीक सामने बनी इस विशेष छतरी के नीचे सोने के सिंहासन पर। आइए पास चलकर देखते हैं इस सुंदर छतरी को। देख सकते हैं कितनी शानदार नक्काशी करके संगमरमर पर ये सुंदर बेल बूटे बनाए गए हैं, और ये है वह स्थान जहां इस छतरी के नीचे सोने के सिंहासन पर विराजते थे अलवर के महाराव और करते थे न्याय और अन्य महत्वपूर्ण फैसले। अब देखिए इस छतरी के पीछे वाला सिटी पैलेस का ये हिस्सा, जिसमें बने हैं अनेक महल और उनमें खुले हैं सरकारी दफ्तर। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार का ही एक कार्यालय, अलवर की विकास एवं पंचायत शाखा का कार्यालय। और ये है महल की एक खिड़की, और उसके पास में है ये मधुमक्खियों का छत्ता। तो यहाँ से निकलने में ही है मेरा फायदा। वो छत पर बने हुए कमरे जो आप देख रहे हैं, वहां है अलवर का स्टेट म्यूजियम। और ये जो महल आप देख रहे हैं, यह महल कहलाता है जनाना महल। जनाना महल में ऊपरी मंजिल पर ये झरोखे बनाए गए थे ताकि इनके पीछे से रानियां और राज परिवार की स्त्रियां दरबार चौक में होने वाली कार्यवाही या उत्सवों को देख सकें और उन्हें कोई ना देख सके। अब जरा जनाना महल के निचले हिस्से को भी देखिए, क्या दुर्दशा हो रही है। ये देखिए जरा, पत्थर की पट्टियों से बनी इसकी छत को
और यहाँ दीवारों को जिनका प्लास्टर जगह जगह से उखड़ गया है। काफी बुरी स्थिति में है जनाना महल का ये हिस्सा। अब देखिए वहां, वो है सिटी पैलेस कंपाउंड का मेन एंट्री गेट। सारी गाड़ियां वहां से कंपाउंड में आती हैं और यहां पार्क की जाती हैं। और ये वाला गेट सिटी पैलेस की बिल्डिंग में एंटर होने का मेन गेट है ही, जिसे मैंने आपको महाराव की छतरी से दिखाया था। और वो रही महाराव की सुंदर छतरी इसके ठीक सामने। चलिए अब वापस चलते हैं विनय विलास पैलेस के अंदर और देखते हैं अलवर स्टेट म्यूजियम। और वहां सामने है म्यूजियम में जाने का रास्ता। यहाँ म्यूजियम घूमने के लिए आया हुआ एक परिवार, और अब उनसे भी मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी बातचीत। तो आज यहाँ पर बच्चों को म्यूजियम दिखाने लाए हैं आप? हाँ सर, आज अखबार में पढ़ा था भास्कर में कि आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने कहा प्लान कर लेते हैं सर आज। सबसे ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगता है सब्जेक्ट? साइंस। लेकिन आज आपकी हिस्ट्री की नॉलेज बढ़ेगी, यहाँ पर आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेगी। मजा आएगा ना? म्यूजियम देखने की टाइमिंग्स हैं सुबह 9:45 से शाम 5:15 तक। सोमवार को म्यूजियम बंद रहता है। विश्व संग्रहालय दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजियम डे है, और इसके अवसर पर आज जो है सभी पर्यटकों की एंट्री है बिल्कुल फ्री। वैसे टिकट ज्यादा की नहीं है, लेकिन कुछ फ्री मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम म्यूजियम के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं तो हमें दिखाई देता है कला का ये बेहतरीन नमूना, जो शायद किसी मंदिर का अवशेष लग रहा है। और ये है 3 हॉल्स वाले अलवर स्टेट म्यूजियम का एंट्री डोर। और सामने है इस म्यूजियम का पहला हॉल, जिसमें प्रदर्शित की गई है अलवर राजघराने द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं और कीमती वस्तुओं का कलेक्शन। म्यूजियम के गार्ड्स वीडियो शूटिंग नहीं करने देते हैं, फोटोग्राफी पर कोई पाबंदी नहीं है। वहां सामने अनेक प्राचीन प्रतिमाओं एवं शिलालेखों को प्रदर्शित किया गया है। यहां पर है इस विनय विलास पैलेस का मिनिएचर मॉडल। इस तरफ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। साथ ही आप देख सकते हैं अलवर के महारावों की पोशाकें। ये देखिए, यहां पर बहुत सारी वस्तुएं हैं देखने लायक, और उनमें से इस म्यूजियम का खास आकर्षण है अलवर के महाराव जय सिंह जी की साइकिल। ये देखिए। और ये है दूसरा हॉल। म्यूजियम का दूसरा हॉल है आर्ट को समर्पित। यहां आप देख सकते हैं विशेष पेंटिंग, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा है। इसके साथ ही आप यहां देख सकते हैं पेंटिंग्स वाली अनेक प्राचीन किताबों को। ये देखिए। अब चलते हैं तीसरे हॉल में, जहां प्रदर्शित है विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार। लीजिए, आ गए हैं हम म्यूजियम से बाहर, और सिटी पैलेस की छत से पीछे दिखाई दे रही है मूसी महारानी की छतरी, जिसे देखने अब हम जाएंगे वहां। और इस तरफ आप देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला को, और इस तरफ है अलवर शहर। यहां पर बने हैं टॉयलेट्स और साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी है। और यहां से आप देख सकते हैं विनय विलास महल के चौक को। ये देखिए, थोड़ी देर पहले हम थे वहां महाराव की छतरी के नीचे, और ये रहा दरबार चौक का एरिया। आ गए हैं हम फिर से नीचे, और अब आपको दिखाता हूं एक और खास स्थान। लोहे का ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। यहां क्या होता था अभी बताता हूं। इस स्थान पर दी जाती थी फांसी। जी हाँ, महाराव जब किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाते थे तो उसके बाद में उसे फांसी पर इसी जगह पर लटकाया जाता था। यहीं पर उसके जीवन का अंत हो जाता था फांसी के द्वारा। ये देखिए, न जाने कितने मुजरिमों को यहाँ पे फांसी की सजा दी गई होगी।
काश बाकी की जो ऐतिहासिक जगह हैं, जो किले हैं, महल है, वैसे ही यहाँ पर भी ये जो ऑफिसेज हैं ये नहीं होते तो मेरे जैसे जो टूरिस्ट हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, जिनकी इतिहास में रुचि है, उनको हर भाग देखने को मिलता। आज विनय विलास जो महल है, इसके जो भाग हैं मैं नहीं देख पाया, और जहाँ तक मुझे पता चला है यहाँ पे शायद इससे रिलेटेड केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो जिस दिन ये जगह खाली हो जाएगी उसके बाद में हमें इसे पूरे तरीके से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ अलवर में आते हैं तो थोड़ा सा टाइम आप इसके लिए भी निकालिएगा। जो बाहर से जो ब्यूटी देखने को आपको मिलती है वो तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो म्यूजियम है इसके पास में ही है मूसी महारानी की छतरी, जहाँ पे अब हम जाएंगे और वो जगह डेफिनेटली देखने लायक है। तो चलिए चलते हैं वहाँ। आ पहुंचा हूं मैं बख्तावर सिंह जी और मूसी महारानी के स्मारक तक, जो प्रसिद्ध है मूसी महारानी की छतरी के नाम से। इस सुंदर स्मारक का ऊपरी भाग बना है सफेद संगमरमर से और निचला भाग बना है लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से। निचले भाग में जो कमरे हैं उन पर लगे हैं ताले, ये देखिए। यहां पर ये सीढ़ियां हमें लेके जाती है मूसी महारानी की छतरी के ऊपरी भाग में। सफेद संगमरमर से बनी ऊपरी मंजिल पर देखी जा सकती है सुंदर नक्काशी। ये देखिए कितने सुंदर फूल बनाए गए थे इस स्मारक पर। और अब देखिए यहां, है ना अद्भुत। छतरी के ठीक बीच में यहाँ बने हैं महाराव बख्तावर सिंह और मूसी महारानी के चरण चिन्ह। इसी स्थान पर बख्तावर सिंह जी की मृत्यु के बाद मूसी महारानी सती हो गई थी। अब देखिए इस स्मारक की छत को, जिस पर की गई है पौराणिक चित्रों की बेहतरीन चित्रकारी, जो आज भी कायम है। और संगमरमर पर उकेरा गया है हिंदू देवी देवताओं को। 80 खंभों वाली मूसी महारानी की छतरी का निर्माण 1815 में महाराव बख्तावर सिंह के पुत्र विनय सिंह ने महाराव बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति और सम्मान में करवाया था। यहां दिखाई दे रही है अरावली की पहाड़ियों पर स्थित बाला किले की दीवार, जिस किले को मैंने आपको एक अलग ब्लॉग में दिखाया था। और अब जो सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं वह है मूसी महारानी की छतरी के पास स्थित 12 छतरियों वाले इस सुंदर जलाशय का, जो कहलाता है सागर। इसका निर्माण भी राव विनय सिंह जी ने ही करवाया था। और ये है विनय विलास महल का पिछला भाग। सागर के पास में वहां सामने अनेक मंदिर लाइन से बने हुए हैं। और सागर की ये 12 छतरियां प्रतीक है 12 राशियों की। सागर के पानी पर जमी हुई है फिलहाल गंदगी और काई, इसलिए इसकी सफाई की सख्त जरूरत है मेरे भाई। अब ये सरकार की ड्यूटी है। आ गया हूं मैं मूसी महारानी की छतरी से नीचे और अब चलते हैं वहां सामने दिखाई दे रहे मंदिर में, जिसका नाम है बख्तेश्वर महादेव मंदिर। और इसके नाम से मेरा अंदाजा है कि इसका निर्माण शायद बख्तावर सिंह जी ने ही करवाया हो। मंदिर में सीढ़ियों के स्थान पर बना हुआ है ये रैंप, जिस पर चलकर मैं अंदर जाऊंगा। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी 1872 में, यानी 1872 में। और वहां सामने दिखाई दे रही है भोलेनाथ जी की प्यारी सी प्रतिमा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। आपका नाम? मेरा विजय कुमार सारस्वत। तो अंकल जी, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मंदिर राजा बख्तावर सिंह ने फाल्गुन शुक्ला एकादशी संवत 1872 में निर्मित करवाया था। उनके जीवन काल में ये मंदिर बन गया था। यहाँ भगवान शिव दूल्हे दुल्हन के रूप में माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं। पूरा परिवार है। एक तरफ भगवान शिव और माँ पार्वती के छोटे पुत्र गणेश जी विराजमान हैं, तो दूसरी ओर इनके बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी विराजमान हैं। ये सभी प्रतिमाएं अपने वाहनों सहित यहाँ विराजमान हैं। गणेश जी का वाहन, उनके आगे काले वेश की मूर्ति संगमरमर से निर्मित
मूषक है। भगवान शंकर का वाहन नंदी जी यहाँ मौजूद हैं। कार्तिकेय जी का वाहन काले संगमरमर से निर्मित मयूर और माँ पार्वती का वाहन यहाँ सिंह के रूप में विराजमान है। इसके साथ साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज भी यहाँ विराजमान है। राजा की देहावसान के बाद में रानी मूसी उनके साथ में यहाँ सती हुई थी। बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने किंवदंती है कि ऐसी इच्छा रखी थी कि चूंकि वो भगवान शिव के परम भक्त थे कि उनका देहावसान होने के पश्चात उनका दाह संस्कार मंदिर के सामने ही किया जाए। लेकिन रानी मूसी उनके सत का प्रभाव रहा और राजा बख्तावर सिंह जी को गोद में लेकर के स्वयं अग्नि प्रज्वलित हुई और सामने वो जो छतरी आपने देखी है अभी कुछ समय पहले वो वहां पर उस स्थान पर वो सती हुई। चूंकि रानी अपने सत के प्रभाव से वहां सती हुई थी उसका नतीजा है कि आज भी वो छतरी बड़ी चमत्कारी है। वहां राजा और रानी के दोनों के दो दो पैर बने हुए हैं और दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं, जल डाल करके जल लेकर के जाते हैं। छोटे बच्चों की यदि नजर वगैरह लग जाए उस काम में उस जल को लिया जाता है। मूसी रानी राजा बख्तावर सिंह जी के साथ में पत्नी के रूप में रहा करती थी, लेकिन शादीशुदा उनके साथ में ये पत्नी नहीं थी, लेकिन इनको पत्नी का पूर्ण दर्जा प्राप्त था। उनका जो राज्य दबाया था इसी वंश में राजा बख्तावर सिंह जी के जो पिता थे राव प्रताप सिंह जी उन्होंने अलवर का राज्य बसाया था, बसावट करी थी। और सबसे पहले उन्होंने बाला किला में जाकर के अपना निवास बनाया था और बाला किला में राजा बख्तावर सिंह जी के पिताजी का वहां पर वो छतरी बनी हुई है जहां उनका दाह संस्कार हुआ था। यहाँ अलवर को मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और जब राजा प्रताप सिंह जी ने यहाँ का राज्य दबाया उस समय इसको अलवर को उलवर के नाम से और यू से इसकी स्पेलिंग प्रारंभ होती थी, उलवर के नाम से इसको जाना जाने। अंग्रेजों ने इसे यू से स्टार्ट किया था। यू से, हाँ। तो उस समय बस उलवर था इसका नाम। और अंग्रेजों का शासन आ चुका था। समय समय पर देशी राजाओं के ऊपर पूर्णतः अंग्रेजों की पाबंदी थी, वो नियंत्रण में थे, उनको हाँ में हाँ और ना में ना करनी थी। तो जब कभी इंग्लैंड में कोई बड़ा सम्मेलन होता था तो सारे देशी राजाओं को, जितने भी रियासतों के राजा थे, उनको वहाँ बुलाया जाता था और उनकी बाकायदा जिस शहर के नाम के अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स के हिसाब से, अल्फाबेट के सिस्टम से उनको मेज सेट की जाती थी। तो राजा जयसिंह वो कुछ अलग ही किस्म के राजा रहे। उनका व्यक्तित्व अपने आप में अनेकों घटनाओं के लिए अलग रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने जब उनकी मेज पीछे लगी देखी तो बोला क्यों? बोला आपका अलवर का नाम ये उलवर है तो यू से आपको शुरू होता है इसलिए आपकी मेज है। बोला कोई यू नहीं, हमारा नाम आज से अलवर है हमारा शहर। और वहां तुरंत उन्होंने अपने उसको नौकर को वहां जो भी मौजूद था उससे कहा हटाओ जैसे इसको और इसको ए वाली तख्ती लगाओ और आगे ले जाकर इसको सेट करो। इस प्रकार से वहां उन्होंने आगे अपनी मेज लगवा ली नहीं और वहां उन्होंने उसका नाम उलवर के स्थान पर अलवर शुरू कर दिया। तब से इसको अलवर के नाम से जाना जाता है। मैं बख्तावर सिंह जी के विषय में एक छोटी सी और बड़ी रोचक घटना बताता हूँ। अलवर का राज्य दबाया था राजा प्रताप सिंह जी ने और प्रताप सिंह जी के संतान नहीं थी कोई। तो प्रश्न उठा कि किसको वो अपनी गद्दी सौंपा अलवर की, उत्तराधिकारी कौन बने। परिवार के लोग, रिश्तेदार, उनके मंत्री संतरियों के, सेनापतियों के लड़के, सेना के लोगों के लड़के बोले साहब हमारा बना लो, हमारा बना लो। बोला नहीं, ऐसा नहीं। ये इतिहास में इसका वर्णन है कि उन्होंने फिर एक दिन ये निर्णय लिया तो ठीक है भाई आज हम अपने उत्तराधिकारी का चयन करेंगे और पूर्व निर्धारित महीने 2 महीने पहले इसको डेट को डिसाइड कर दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी रिलेशन में जो लोग हैं या मंत्री हैं, सेनाध्यक्ष वगैरह हैं, वो सब अपने 5 साल तक के बच्चों को लेकर के राज दरबार में आए। सब लोग अपने 5 साल तक के बच्चों को लेकर के आ गए। चारों ओर चर्चा के आज राजा का चयन होगा प्रताप सिंह जी के द्वारा, अलवर का उत्तराधिकारी का चयन होगा। प्रताप सिंह जी ने अपना वारिस चुनने के लिए और वहाँ उन्होंने तरह तरह की खाने की चीजें, पीने की चीजें, तरह तरह के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें, खेलने कूदने के सामान ढेर सारे इकट्ठे कर दिए और सारे बच्चों को जितने भी 5 साल तक के थे सभी को अंदर छोड़ दिया कि आप जाइए और अपने इच्छा के अनुसार इसमें मनोरंजन करिए, एंजॉय करिए। सब लोग उसमें घुस जाते हैं। तो अंदाजा लगा रहा हूँ अंकल जी, मैं देखता हूँ कितना सही होता हूँ। तो बख्तावर सिंह जी ने तलवार का चयन किया होगा शायद। यस,
बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। तो वहाँ सब लोग, कोई खाने में मस्त था, कोई नए नए वस्त्रों को पहन रहा था, कोई खेल कूदने की सामग्री ले रहा था, कोई और तरह तरह से मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन एक बालक ने जाकर के सबसे पहले तलवार को उठाया, उसके म्यान में से निकाल करके तलवार को देखने लगा। चूंकि राजा प्रताप सिंह के द्वारा चयन किया जाना था, उनकी पारखी निगाहों ने तुरंत पहचान लिया कि ये मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है, और इस प्रकार से उस बालक को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। फिर बड़ा होकर के वो बख्तावर सिंह की नाम से जाने लगे। अलवर जो है राजस्थान का 8वां बड़ा शहर है और इंडस्ट्रियल सिटी होने के साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म का भी अच्छा खासा महत्व है। यहाँ पे आप बहुत सारी जगह हैं जो घूम सकते हैं। अलवर के अंदर तो हैं ही स्थान, साथ ही इसके पास में आप घूम सकते हैं सरिस्का के अंदर। जी हाँ, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं बाघ राजा के। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, टाइगर सफारी करने के लिए। तो सरिस्का जो है वो यहाँ एकदम पास में है। साथ ही पांडुपोल, भरथरी जैसे पौराणिक स्थान भी है जिनका संबंध रहा है पांडवों के अज्ञातवास के समय से। जी हाँ, अलवर के जो पास का क्षेत्र है यहीं पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडुपोल, सरिस्का, भरथरी मैं गया हुआ हूँ बहुत पहले, अब बाद में कब जाना होता है वो देखते हैं। वैसे सिलीसेड लेक जो है वह भी अलवर के पास में ही है। तो अगर आप 2-3 दिन का प्रोग्राम बना के आते हैं तो उस वक्त आप आराम से अच्छे से घूम सकते हैं। गर्मियों में यहाँ आने से बचिए, मॉनसून का जो टाइम है वह यहाँ आने के लिए बहुत बढ़िया है। और बाकी सर्दियों का जो मौसम है, अक्टूबर से लेकर जो मार्च के बीच का समय है, वो यहाँ घूमने के लिए परफेक्ट है। मैं तो गर्मी में कहीं भी निकल जाता हूँ क्योंकि मैं तो हूँ रेगिस्तान का ऊँट। जी हाँ, राजस्थान का होने के कारण मुझे गर्मी सताती तो है लेकिन उतना नहीं सताती है। अलवर शहर जयपुर और दिल्ली दोनों से ही लगभग बराबर दूरी पर स्थित है। लगभग 150 किलोमीटर की जो दूरी है वह दिल्ली से भी है और जयपुर से भी है। तो आप जैसे भी आना चाहे वहाँ से आ सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अलवर जो है उसकी रेल लाइन द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी है। और साथ ही अगर आप आना चाहते हैं फ्लाइट से तो आप यहाँ तो पहुँचिए जयपुर और यहाँ फिर पहुँचिए दिल्ली, उसके बाद में अलवर नहीं है दूर। तो दोस्तों, इसी के साथ में अलवर के विनय विलास पैलेस यानी कि सिटी पैलेस का ये व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। आशा करता हूँ इसको देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, क्योंकि इससे होगा ये फायदा कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। हमारा घूमने का ये जो सफर है यूं ही जारी रहेगा। और जाते जाते आपसे बस मैं यही कहना चाहता हूं कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।